एक पल के लिए हर उस चीज को अपनी कल्पना से मिटाने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास मौजूद है। अच्छा, मतलब सब कुछ। हाँ, सब कुछ। ये कमरा, ये शहर, हमारी पृथ्वी, आसमान में चमकते हुए तारे, सब बुझा दिया जाए। सुनने में ही थोड़ा डरावना लग रहा है ना? आकाश को हटा दिया जाए, जगह, दिशा और यहां तक कि समय को भी खत्म कर दिया जाए। जब कुछ भी नहीं बचता, कोई अंधेरा भी नहीं, कोई खालीपन भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शून्य या नथिंगनेस। वाओ। इस अकल्पनीय शून्य की कल्पना करना भी मस्तिष्क के लिए लगभग असंभव है। लेकिन आज की यह गहन चर्चा इसी अकल्पनीय शून्य से शुरू होती है। बिल्कुल। और देखिए, ये कल्पना असंभव इसलिए लगती है क्योंकि मानव मस्तिष्क पूरी तरह से स्पेस और टाइम यानी अंतरिक्ष और समय के ढांचे का आदी है। सही बात है। हम उस स्थिति को प्रोसेस ही नहीं कर सकते जहां जगह या समय का कोई अस्तित्व न हो। लेकिन ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसा पल था जब न समय था, न जगह थी और न ही ये विशाल ब्रह्मांड। और फिर अचानक एक ऐसी घटना घटी। हाँ, एक ऐसी घटना जिसने हर उस चीज को जन्म दिया जिसे आज जाना और देखा जा सकता है। विज्ञान की भाषा में इस अकल्पनीय शुरुआत को बिग बैंग थियरी कहा जाता है। बिग बैंग थियरी। बिल्कुल। और आज का मुख्य उद्देश्य इसी बात को डिकोड करना है कि कैसे एक बिंदु से शुरू होकर ये सफर आज के इस अनंत और विशाल ब्रह्मांड तक पहुंच गया। अगर गहराई से देखा जाए तो मतलब ये विषय सिर्फ विज्ञान की किसी किताब का कोई चैप्टर नहीं है। ये हमारे अपने अस्तित्व की सबसे पहली और सबसे बड़ी कहानी है। एकदम सही कहा। तो चलिए समय के पहिए को बिल्कुल उल्टा घुमाते हैं। 13.8 अरब साल पीछे, ब्रह्मांड के जन्म से ठीक पहले का वो पल, बिग बैंग से पहले ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, सब कुछ बस एक बेहद छोटे से बिंदु, एक टाइनी पॉइंट में सिमटा हुआ था। हाँ, और इस अवस्था को समझने के लिए विज्ञान में एक बहुत ही खास शब्द है, सिंगुलैरिटी। इसे ध्यान से समझना जरूरी है। सिंगुलैरिटी। हाँ, सिंगुलैरिटी कोई आम बिंदु नहीं था। ये एक ऐसी अवस्था थी जो इतनी ज्यादा डेंस या इतनी अधिक घनी थी कि यहाँ आधुनिक फिजिक्स के सारे नियम, सारे फॉर्मूले, हाँ, सारे नियम और फॉर्मूले पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, एक सेकंड रुकते हैं। अगर भौतिकी या फिजिक्स के सारे नियम वहां फेल हो जाते हैं, तो फिर वैज्ञानिक इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि सिंगुलैरिटी का अस्तित्व था? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मतलब क्या ये सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात नहीं है? नहीं, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। लेकिन ये अंधेरे में तीर चलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, कैसे? देखिए, 1920 के दशक में एडविन हबल नाम के खगोल शास्त्री ने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने दूरबीन से आकाशगंगाओं का अध्ययन किया और एक बेहद चौंकाने वाली चीज देखी जिसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। रेड शिफ्ट यानी प्रकाश का लाल रंग की तरफ खिसकना। बिल्कुल, जब कोई रोशनी देने वाली चीज हमसे दूर जा रही होती है तो प्रकाश की तरंगें खिंच जाती हैं और वो स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से की तरफ दिखने लगती हैं। ओके। हबल ने देखा कि ब्रह्मांड में लगभग हर एक गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है और जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही ज्यादा तेजी से दूर जा रही है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। हाँ, अब अगर ब्रह्मांड आज फैल रहा है तो इसका मतलब कल वो थोड़ा छोटा रहा होगा। और अगर समय के पहिए को 13.8 अरब साल पीछे ले जाया जाए तो सारी गैलेक्सीज, सारा स्पेस, सारी ऊर्जा एक ही बिंदु पर आकर सिमट जाएगी। और उसी अनंत घनत्व और अनंत तापमान वाले बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा गया। एकदम सही। तो मतलब हम ब्रह्मांड के आज के फैलाव को देखकर उसके अतीत का सटीक अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ बिग बैंग शब्द अक्सर थोड़ा भ्रमित करता है। हाँ, ये बहुत आम बात है। नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष के अंदर कोई बहुत बड़ा बम फटा हो, कोई भयंकर एक्सप्लोजन हुआ हो। फहमियों में से एक है, ये स्पेस के अंदर होने वाला कोई एक्सप्लोजन नहीं था। बिल्कुल। बिग बैंग के समय अंतरिक्ष या स्पेस पहले से मौजूद नहीं था जिसमें कोई धमाका हो सके। तो फिर क्या हुआ था? असल में स्पेस खुद पैदा हुआ और एक्सपैंड होना शुरू हुआ।
इस फैलाव को शायद एक गुब्बारे के उदाहरण से ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर एक बिना फूले हुए गुब्बारे की सतह पर कुछ डॉट बना दिए जाएं और फिर उस गुब्बारे को फुलाया जाए तो वो सभी डॉट एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। सही। यहाँ गुब्बारे के अंदर कोई धमाका नहीं हो रहा है, बल्कि गुब्बारे की रबर उसकी सतह खुद फैल रही है। ठीक उसी तरह 13.8 अरब साल पहले स्पेस खुद फैलने लगा और अपने साथ हर चीज को विस्तार देने लगा। ये उदाहरण इस प्रक्रिया को समझने के लिए एकदम सटीक है। स्पेस खुद खींच रहा था, बड़ा हो रहा था, और ये एक्सपेंशन कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी, बहुत तेज थी। बहुत ही ज्यादा। बिग बैंग के शुरू होने के बाद के जो पहले कुछ सेकंड्स थे ना, वो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे ज्यादा क्रिटिकल थे। अच्छा। क्योंकि जैसे ही एक्सपेंशन शुरू हुआ, उस भयंकर गर्मी में ऊर्जा ने पदार्थ यानी मैटर का रूप लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड एक सुपर हॉट प्लाज्मा सूप बन चुका था। प्लाज्मा सूप। यहाँ एक तकनीकी शब्द आया। अक्सर विज्ञान की चर्चाओं में इसका जिक्र आता है, लेकिन ये प्लाज्मा असल में क्या है? आमतौर पर तो ठोस, द्रव और गैस ही देखने को मिलते हैं। हाँ, देखिए, प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। ओके। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब किसी गैस को बहुत ही ज्यादा उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसके परमाणुओं यानी एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स टूटकर अलग हो जाते हैं। मतलब वो एक साथ नहीं रह पाते। बिल्कुल। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड का तापमान इतना अधिक था, खरबों डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, कि कोई भी परमाणु एक साथ बंधा हुआ नहीं रह सकता था। उस अत्यधिक ऊर्जा वाले खौलते हुए सूप में हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी थी। वाह, खौलती हुई कॉस्मिक रसोई। हाँ, और इसी सूप में सबसे पहले जो बुनियादी कण बने वो थे क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये इस ब्रह्मांड के सबसे मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी इस उबलते हुए कॉस्मिक सूप में ब्रह्मांड की सबसे पहली सामग्री तैयार हुई, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर तापमान इतना ज्यादा था तो ये कण आपस में जुड़कर कुछ ठोस कैसे बना पाए? शुरुआत में तो वो जोड़ ही नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड उस गुब्बारे की तरह एक्सपैंड हो रहा था, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा फैल रही थी और वो ठंडा हो रहा था। तो ठंडा होने पर क्या हुआ? जब तापमान थोड़ा कम हुआ तो क्वार्क्स ने आपस में मिलकर 3-3 के समूह बनाने शुरू किए। इन समूहों के बनने से दो नए और बेहद महत्वपूर्ण कणों का निर्माण हुआ। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एकदम सही। प्रोटॉन्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल होते हैं। ऊर्जा से मूलभूत कण और फिर कणों के जुड़ने से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बनना, ये किसी अद्भुत मशीन के काम करने जैसा लगता है ना? लेकिन इस खौलते हुए प्लाज्मा सूप को एक स्थिर आकार, एक स्टेबल स्ट्रक्चर लेने में कितना समय लगा होगा? यहीं पर विज्ञान का सबसे हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। इस पूरी प्रक्रिया में लाखों या करोड़ों साल नहीं लगे। फिर ब्रह्मांड ने अपना पहला स्टेबल स्ट्रक्चर बिग बैंग के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में बना लिया था। सिर्फ 3 मिनट? हाँ, सिर्फ 3 मिनट। जहां खगोलीय घटनाओं में अरबों साल की बात होती है, वहां सिर्फ 3 मिनट में ब्रह्मांड ने अपना पहला स्थिर रूप ले लिया। इन 3 मिनटों के भीतर ऐसा क्या हुआ जो इतना निर्णायक साबित हुआ? देखिए, इन शुरुआती 3 मिनटों के दौरान ब्रह्मांड फैलते हुए इतना ठंडा हो चुका था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में जुड़कर सबसे पहले और सबसे हल्के तत्वों के न्यूक्लियस यानी नाभिक बना सके। सबसे हल्के तत्व। हाँ। इस प्रक्रिया के अंत में ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 2 चीजें मौजूद थीं, करीब 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम। विज्ञान की भाषा में इस बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, सिर्फ 3 मिनट ही क्यों? और सिर्फ ये 2 सबसे हल्के तत्व ही क्यों बने? कार्बन, ऑक्सीजन या लोहा क्यों नहीं बन पाया इस शुरुआती भट्टी में? यह बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक बिंदु है। इसका सीधा संबंध ब्रह्मांड के फैलने की गति से है। अच्छा, गति से? हाँ, भारी तत्वों जैसे कार्बन या लोहे को बनने के लिए बहुत ही ज्यादा तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। लेकिन ब्रह्मांड इतनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा था कि सिर्फ 3 मिनट बाद ही तापमान उस स्तर से नीचे गिर गया जहां न्यूक्लियर फ्यूजन यानी तत्वों का जुड़ना मुमकिन हो सके। ओहो, मतलब भारी तत्वों को पकाने के लिए जिस कॉस्मिक ओवन की जरूरत थी, वो ओवन 3 मिनट में ही ठंडा पड़ गया? बिल्कुल। इसलिए उस समय केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही बन पाए।
बाकी भारी तत्वों को बनने के लिए ब्रह्मांड को तारों के जन्म का इंतजार करना पड़ा कि हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस तो बन गए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इतने ज्यादा ऊर्जावान थे कि वो इन न्यूक्लियस के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। वो आजाद घूम रहे थे। हाँ, वो पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। और इसी वजह से उस समय का ब्रह्मांड कोई पारदर्शी जगह नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही घने चमकते हुए कोहरे से भरा हुआ था। इस कोहरे वाली बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर ब्रह्मांड में रोशनी थी तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? इसे आप कैसे समझाएंगे? इसे शायद ऐसे समझा जा सकता है जैसे सर्दियों में घने कोहरे के बीच किसी गाड़ी की हेडलाइट जला दी जाए। हाँ, बिल्कुल। रोशनी आगे जाने के बजाय कोहरे में मौजूद पानी की बूंदों से टकराकर बिखर जाती है और हर तरफ बस एक सफेद धुंध छा जाती है। कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। ये तुलना उस समय की स्थिति को एकदम सही ढंग से दर्शाती है। उस समय ब्रह्मांड में रोशनी के कण, जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है, मौजूद तो थे, लेकिन वो फंस गए थे। हाँ, वो स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर पा रहे थे। वो लगातार उन आजाद घूम रहे इलेक्ट्रॉन से टकराते थे, छिटक जाते थे और फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते थे। प्रकाश एक तरह से उस प्लाज्मा सूप के अंदर कैद हो चुका था। तो ये अंधकार या धुंध का दौर कब खत्म हुआ? इस रोशनी को ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की आजादी कब मिली? इसके लिए ब्रह्मांड को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लगभग 3,80,000 साल तक। 3.8 लाख साल। हाँ, 3.8 लाख साल बाद ब्रह्मांड फैलते फैलते इतना ठंडा हो गया, लगभग 3,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, कि अब इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा कम हो गई, वो शांत होने लगे। अच्छा। और जैसे ही वो शांत हुए, प्रोटॉन्स ने अपने गुरुत्वाकर्षण से उन्हें अपनी कक्षा में खींच लिया और बांध लिया। वाओ! और जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पहली बार आपस में जुड़े, तब निर्माण हुआ ब्रह्मांड के सबसे पहले पूर्ण एटम्स, यानी परमाणु का। बिल्कुल। इस घटना को विज्ञान में रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। और जैसे ये एटम्स बने, वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स जो रोशनी का रास्ता रोक रहे थे, वो अब एटम्स के अंदर बंध गए। मतलब रास्ता साफ हो गया? हाँ, स्पेस अचानक से एकदम साफ और पारदर्शी हो गया। वो घना कोहरा छंट गया और पहली बार बिग बैंग के 3.8 लाख साल बाद रोशनी बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में यात्रा कर पाई। अंधकार और धुंध से निकलकर एक पारदर्शी ब्रह्मांड की ओर। ये कितनी बड़ी घटना रही होगी। और देखिए, विज्ञान जगत की सबसे दिलचस्प बातों में से एक ये है कि वो पहली रोशनी जो 3.8 लाख साल बाद उस दिन आजाद हुई थी, वो कहीं गायब नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। वो रोशनी आज भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। हाँ, और उसी रोशनी को आज खगोल वैज्ञानिक CMB या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में पहचानते हैं। लेकिन अगर वो रोशनी आज भी मौजूद है, तो वो हमें अपनी आंखों से आसमान में दिखाई क्यों नहीं देती? आसमान तो काला नजर आता है। इसका कारण फिर से ब्रह्मांड का विस्तार यानी एक्सपेंशन है। वो कैसे? जब वो रोशनी पहली बार आजाद हुई थी, तो वो बहुत गर्म और चमकीली थी। लेकिन पिछले 13.8 अरब सालों से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। स्पेस के खिंचने के साथ साथ प्रकाश की वो तरंगें भी खिंचती चली गईं। अच्छा, रेडशिफ्ट का प्रभाव यहाँ भी लागू होता है। बिल्कुल। वो तरंगें खिंचते खिंचते इतनी लंबी हो गईं कि आज वो स्पेक्ट्रम के उस हिस्से में पहुंच चुकी हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो वो अब माइक्रोवेव्स बन गई हैं। हाँ, आज वो सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव्स के रूप में ब्रह्मांड के हर एक कोने से आती हैं। जब वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप से आसमान को देखते हैं, तो उन्हें हर दिशा में ये CMB दिखाई देता है। ये बिग बैंग का सबसे बड़ा, सबसे ठोस और सबसे सीधा सबूत है। ये वाकई अद्भुत है। मतलब शून्य से शुरुआत की, सिंगुलैरिटी को समझा, गुब्बारे की तरह स्पेस का फैलना देखा, 3 मिनट में हाइड्रोजन और हीलियम का बनना देखा, और 3.8 लाख साल बाद पहली रोशनी यानी CMB को आजाद होते हुए देखा। बिल्कुल, एक पूरी कहानी है। लेकिन ब्रह्मांड की ये तस्वीर अभी भी अधूरी है। अभी सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल हैं और रोशनी है। इन एटम से भौतिक संरचनाओं का निर्माण कैसे शुरू हुआ? ये गैस के बादल तारों में कैसे बदल गए? देखिए, यहाँ पर प्रवेश होता है ब्रह्मांड के सबसे बड़े शिल्पकार का, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। 3.5 लाख साल के बाद जो हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, वो पूरी तरह से एक समान रूप से नहीं फैले थे। अच्छा। हाँ,
क्वांटम स्तर पर कुछ बहुत ही मामूली असमानताएं थीं। कहीं-कहीं गैस थोड़ी सी ज्यादा घनी थी और कहीं थोड़ी कम। और जहां गैस घनी होगी वहां मास ज्यादा होने के कारण गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होगा। एकदम सही, यही वो ट्रिगर पॉइंट था। गुरुत्वाकर्षण ने उन हिस्सों में गैस को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। विशाल गैस के बादल सिकुड़ने लगे, कोलैप्स होने लगे। और दबाव बढ़ने लगा। हाँ, जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ते गए, इनका घनत्व बढ़ता गया और इनके केंद्र में दबाव और तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने गैस को खींचकर एक गोला तो बना दिया, लेकिन वो गैस एक चमकते हुए तारे में कैसे बदल गई? उसमें रोशनी कहां से आई? जब गैस के सिकुड़ने से केंद्र का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, तो वहां एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन कहा जाता है। जैसे कोई भट्टी चालू हो गई हो। हाँ, इसे एक विशाल कॉस्मिक प्रेशर कुकर की तरह समझा जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण इतने भयंकर दबाव से हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में दबाता है कि वो फ्यूज होकर जुड़कर हीलियम बनने लगते हैं, और इस प्रक्रिया में बेतहाशा ऊर्जा निकलती है। वाओ! ऊर्जा का यही विस्फोट गुरुत्वाकर्षण के दबाव के खिलाफ बाहर की तरफ धक्का मारता है, और जब ये दोनों बल संतुलित हो जाते हैं तो उस पल ब्रह्मांड में पहली बार स्टार्स यानी तारे चमकना शुरू करते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर एक और विशाल कदम, तारों का जन्म। और फिर इन्हीं तारों के समूहों के साथ आने से गैलेक्सीज का निर्माण हुआ होगा। बिल्कुल, करोड़ों अरबों तारों के समूह गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बनने लगे और विशालकाय गैलेक्सीज अस्तित्व में आईं। गैस के बादलों के कोलैप्स होने और तारों के बनने की इसी लंबी प्रक्रिया से हमारी अपनी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का निर्माण हुआ। और इसी मिल्की वे के एक छोटे से बहुत ही साधारण से कोने में मौजूद गैस और धूल के एक और बादल के सिकुड़ने से हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया, सूर्य बना और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह बने, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी भी है। बिल्कुल सही। लेकिन अभी भी एक कड़ी जुड़नी बाकी है। वो कौन सी? शुरुआत में बात हुई थी कि बिग बैंग के 3 मिनट बाद सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम बने थे। हाँ। तो पृथ्वी पर मौजूद चट्टानें, लोहा, पानी या खुद इंसानों के अंदर मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन कहां से आए? ये ब्रह्मांड विज्ञान का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण पहलू है। जब बहुत भारी और पुराने तारे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो उनका ईंधन खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो मर जाते हैं। ऐसे में गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है और वो तारे एक भयंकर विस्फोट के साथ नष्ट हो जाते हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। अपने जीवन काल के दौरान और इस सुपरनोवा विस्फोट की चरम ऊर्जा में ही तारे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लोहे जैसे भारी तत्वों का निर्माण करते हैं। ओहो। और विस्फोट के बाद वो इन सभी भारी तत्वों को पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में बिखेर देते हैं। और यही वो तथ्य है जो इस पूरे विज्ञान को एक बेहद भावनात्मक और काव्यात्मक रूप दे देता है। बिल्कुल। वो भारी तत्व, वो स्टारडस्ट जो तारों के मरने से पूरे ब्रह्मांड में फैला, उसी धूल से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसी धूल से जीवन बना। शरीर का हर एक कण, खून में दौड़ता हुआ लोहा, हड्डियों का कैल्शियम, डीएनए का कार्बन, ये सब अरबों साल पहले किसी तारे के केंद्र में बना था। हाँ, ये बहुत ही अमेजिंग है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हम सब स्टार्स के डस्ट से बने हैं। हमारा अपना वजूद, मानव का अस्तित्व कोई अलग या अचानक घटी घटना नहीं है। ये उसी बिग बैंग की कहानी का एक सीधा विस्तार है जो 13.8 अरब साल पहले शुरू हुई थी। ये विज्ञान की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। मनुष्य इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। मनुष्य खुद ब्रह्मांड का ही वो हिस्सा है जो अब चेतन होकर खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। वाव। लेकिन देखिए, अगर इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा को समेटकर सबसे बड़ी तस्वीर को देखा जाए तो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा रोचक और हैरान करने वाली बात क्या सामने आती है? हाँ, इस सफर का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? वो निष्कर्ष ये है कि जिस एक्सपेंशन, जिस विस्तार की शुरुआत उस सिंगुलैरिटी वाले छोटे से बिंदु से हुई थी, वो विस्तार आज भी रुका नहीं है। यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है। आज भी। हाँ, और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से इस फैलाव को धीमा होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय ब्रह्मांड के फैलने की गति लगातार तेज होती जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है। वाव, एक्सेलरेट हो रही है। हाँ,
इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिग बैंग की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो कुछ भी आज देखा जा रहा है वो तो बस एक शुरुआत है। ब्रह्मांड की संरचना का निर्माण और उसका विस्तार अभी भी जारी है। ये विचार वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गुब्बारे का वो विस्तार जो 13.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था, आज भी जारी है। अगर ब्रह्मांड आज भी लगातार फैल रहा है और वो भी तेज गति से, तो क्या ये हमेशा यूं ही अनंत काल तक फैलता रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये फैलाव हमेशा जारी रहेगा जब तक कि सब कुछ इतना दूर न हो जाए कि पूरा ब्रह्मांड एक बार फिर से अंधकार और भयंकर ठंडक में न डूब जाए? या फिर क्या कभी ऐसा समय आएगा जब किसी अज्ञात बल के कारण ये विस्तार रुकेगा और ब्रह्मांड वापस सिकुड़ना शुरू करेगा? ये तो भविष्य ही बताएगा। शायद इस सवाल का जवाब आज के विज्ञान के पास पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, लेकिन अगली बार जब रात के समय शांत खड़े होकर आसमान के उन टिमटिमाते तारों को देखा जाए, तो एक पल के लिए इस बात पर विचार जरूर किया जा सकता है कि वो हर एक तारा, वो हर एक गैलेक्सी, हर बीतते सेकंड के साथ हमसे और दूर, और भी बहुत दूर जा रही है।